Hi students, how are you? This is Sunil Answer. Welcome to Answer SST Point. हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड को पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो देख लेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया के उस वीडियो में मैंने भारत में नेशनलिज्म के उदय के सभी कारणों का डिस्कशन कर दिया है। इसलिए ये जो फर्स्ट टॉपिक्स है नेशनलिज्म इन इंडिया, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। आपको पता है कि 1914 में पूरे दुनिया दो खेमों में बट गई थी। अब पहली बार एक ऐसा महायुद्ध शुरू हुआ था जैसा उससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये सारे देश थे और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस ये सारे देश थे। अंततः 1918 ईस्वी में धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई और मित्र राष्ट्र विजय हुए। चूँकि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, इसलिए भारत को अंग्रेज़ों ने युद्ध में झोंक दिया था। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों का मदद कर रही थी और ऐसा उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेज़ इस युद्ध में विजयी होते हैं तो भारत को डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हालांकि ये इंस्पिरेशन पूरा हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भारत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भारत की बहुत ख़राब हो चुकी थी। अंग्रेज़ों की जो आर्थिक कमर टूटी थी, इसलिए उसने भारत के लोगों पर कई तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। 1913 से 1918 ईस्वी के बीच में भारत में बहुत सारा आर्थिक कमजोरियों के दौर आए और इसी समय वार एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो टैक्स लगाए गए वह यहाँ के आर्थिक गतिविधियों के रीढ़ को तोड़ने वाला था। लोग काफ़ी नाराज थे। विलेज वर कॉल्ड अपॉन सप्लाई सोल्डर्स एंड फास्ट रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काउड बाय डेस्परेट एंगर। जो गांव के लोग थे उनको बुला लिया गया था युद्ध में लड़ने के लिए। तो इस तरह से इसके बीच में 1818-19 ईस्वी में भारत में एक भयंकर अकाल भी पड़ा था, जिसके कारण अनाज की स्कार्सिटी हो गई थी। 1920-21 ईस्वी में भारत में एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, जिसमें करीब 12 से 13 मिलियन यानी 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी। इन सब कारणों से लोग काफ़ी परेशान थे। लोगों को लगता था कि अंग्रेज़ सरकार उन्हें कोई मदद नहीं कर रही है। जब लोग परेशानी में थे, अकाल का मार झेल रहे थे, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स की मार झेल रहे थे, उस समय जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा था। तो इस तरह से लोगों में उनके प्रति एक बड़ी नाराज़गी का भाव पूरे देश में फैला हुआ था। हर वर्ग के लोग अंग्रेज़ों से परेशान थे। इसी बीच में 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पता है कि महात्मा गांधी ने वहाँ के जो भारतीय लोग थे दक्षिण अफ्रीका में, जिसे मजदूर बनाकर ले जाया गया था और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, तो उसके खिलाफ एक सफल सत्याग्रह आंदोलन कर चुके थे और जिसके कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी थी। जब भारत वो आए तो उन्होंने यहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।
सत्याग्रह जो शब्द है ये दो शब्द से बना है, सत्य प्लस आग्रह, यानी हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्य के मार्ग पर चलते हुए अहिंसक रूप से अगर आग्रह करते हैं तो उसे सत्याग्रह कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार के रूप में सत्याग्रह को चुना। इस सत्याग्रह में कोई फिजिकल फोर्सेस काम नहीं करती थी। जो ऑपरेशंस होते थे, जो दमनकारी शक्तियां थी अंग्रेजों के खिलाफ, उनके खिलाफ बिना किसी तरह के गुस्सा या हिंसा किए हुए आंदोलन करने का मार्ग ये था। तो ये काफ़ी इस तरह के आंदोलन को गांधी जी मानते थे कि यही जो है सही तरीका है। महात्मा गांधी बिलीव दैट ही धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका मानना था कि अहिंसा के रूप में जिस धर्म को मानते हैं उससे पूरे देश को एक किया जा सकता था। अपने इसी सत्याग्रह नाम के हथियार का प्रयोग करते हुए 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सफल आंदोलन चलाया था। राजकुमार शुक्ला जी जो चंपारण के थे, उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था और चंपारण में उन्होंने उस अंग्रेज के खिलाफ अपना एक सफल आंदोलन चलाया था, जिसे पूरे देश में गांधी जी की अंग्रेजों के खिलाफ पहली जीत थी और गांधी जी को पॉपुलर कर दिया गया। ऐसा लगने लगा कि नहीं, कोई ऐसा है जो अंग्रेजों को झुका सकता है तो गांधी है। इसके बाद महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी किसानों के आंदोलन चल रहा था, उसको भी सपोर्ट किया और सत्याग्रह के मार्ग पर वो आंदोलन को भी चला और सफल आंदोलन हुआ। इसी प्रकार से जो वहाँ किसानों का डिमांड था कि अंग्रेज सरकार उनके टैक्स को, रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है उसको कम कर दे, क्योंकि वहाँ उसमें प्लेग एपिडेमिक फैला था और प्लेग बड़ा भयंकर एपिडेमिक्स होता था। जैसे अभी यहाँ कोरोना आप लोगों ने देखा होगा, इसी तरह का प्लेग एपिडेमिक्स होता था जिसमें पहले चूहे मर जाते थे और चूहे मरने के बाद वो वायरस लोगों में फैला था और फिर लोग एक दूसरे संक्रमित होते जाते थे। पहले के ज़माने में इतने साइंस डेवलप नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग मर गए थे। उस समय सरकार से लोग डिमांड किया किसानों ने कि उनके टैक्स को माफ़ कर दिया जाए और गांधी के इस सत्याग्रह के कारण उनके टैक्स माफ़ हो गए, उसमें रिलैक्सेशन दी गई। इसी प्रकार से अहमदाबाद में जो कॉटन मिल मालिक थे उसके खिलाफ मजदूरों के आंदोलन का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। इस तरह से कई सफल आंदोलन के बाद महात्मा गांधी का कद काफ़ी आगे बढ़ चुका था, बड़ा हो चुका था और सत्याग्रह नाम का एक नया विध्वंस हथियार मिले थे, द रॉलेट एक्ट। इसी बीच में 1919 ईस्वी में अंग्रेज एक कानून पास करता है जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो ये कानून सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा पास, साम्राज्यवादी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके द्वारा पास किया गया था, जिसमें कोई भी इंडियन नहीं थे अपोजिशन के रूप में। तो और इसमें कुछ इस तरह के प्रावधान था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर अंग्रेज़ों को लगता है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है तो उसके तहत बिना किसी सबूत के, सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को कम से कम 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध किया और ये 6 अप्रैल को हड़ताल करने का निर्देश पूरे देश में महात्मा गांधी ने अपील की कि इस कानून के खिलाफ देश के हर व्यक्ति हड़ताल करें। रैलियां ऑर्गेनाइज की गई पूरे देश में। सारे मजदूर जो थे, रेलवे के मजदूर थे, वो स्ट्राइक पर चले गए। शॉप्स दुकानें बंद कर दी गई। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जिससे अंग्रेज काफ़ी भयभीत थे।
जो लोकल लीडर्स थे उनको उठा उठा कर गिरफ्तार किया जाने लगा। अमृतसर में महात्मा गांधी के दिल्ली अमृतसर में इंटर पर प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल उनको अमृतसर की पुलिस ने किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी और वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस लॉ के तहत किसी को भी देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाता है। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। उस दिन बहुत सारे लोग थे जिन्हें ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ क्या होता है, और वे लोग अमृतसर में अपने एक धार्मिक प्रोसेशन में शामिल हुए थे जो एक ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसको हम जालियांवाला बाग कहते हैं। जब जनरल डायर, जो वहाँ का जनरल था, उसको इस बात का पता चला तो उसने सारे एग्जिट पॉइंट पर पुलिस फोर्स लगा दिए और गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग इसमें घायल हुए। ये इतिहास में एक जालियांवाला मासाकर के नाम से फेमस है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस है। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ये बहुत ही भयावह था, बहुत ही। आप अगर जाएंगे कभी जालियांवाला बाग तो अभी वहाँ एक स्मारक बना हुआ है, जो गोलियां चली थी दीवार में लगा था, उसको भी आप देख सकते हैं। और वहाँ एक कुआं था, बहुत सारे लोग उस कुएं में कूद गए थे। पूरा जालियांवाला बाग जो था वो खून से भर गया था। जैसे ही भारत के लोगों को इस हत्याकांड का पता चला, सब गलियों में निकल करके अंग्रेजों का विरोध करने लगे। जो सत्याग्रही थे उनसे अंग्रेज जो थे वो बहुत ही क्रूर ढंग से पेश आ रहे थे, और इस तरह से ये जो आंदोलन था वो देखते ही देखते वायलेंट हो रहा था। गांधी जी ने इसको देखते हुए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब रॉलेट सत्याग्रह को बहुत बड़ा समर्थन मिला था, और पहली बार ऐसा कोई आंदोलन हुआ था जिसमें कि पूरे देश के लोग शामिल हुए थे। इसी बीच में एक और इशू हुई थी, वो खिलाफत इशू था। दरअसल टर्की अंग्रेज के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ा था, और टर्की के जो हेड थे, खलीफा कहा जाता था उनको पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन हार जाने के बाद अंग्रेज उनको काफ़ी ह्यूमिलिएट कर रहे थे, जिससे कि जो भारत के मुसलमान थे वह काफ़ी दुखी थे, और उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने स्पिरिचुअल हेड के समर्थन में एक आंदोलन चलाया था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और महात्मा गांधी इस आंदोलन को शुरू करने वालों में 2 भाई प्रमुख थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके अलावे और सारे लोग थे। महात्मा गांधी को भी लगा कि यह एक अच्छा मौका है हिंदू और मुसलमान को एक ही छाया में लाने के लिए, तो उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया। इसके बाद 1920 ईस्वी के सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाए और वो खिलाफत आंदोलन को समर्थन दें, और इसी मूवमेंट से हमें स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ एक सवाल यह है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चलाया, व्हाई? गांधी जी 1909 ईस्वी में एक किताब लिखे थे जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस किताब में गांधी जी ने ये कहा था कि भारत में अंग्रेजों का आज इसीलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारत के लोगों ने अंग्रेजों की काफ़ी मदद की थी। भारतीय लोगों के सहायता के बगैर भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होना संभव नहीं था। इसलिए उनका कहना था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों का मदद करना बंद कर देते हैं
तो मजबूरन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से कहा कि वे अंग्रेजों के द्वारा दिए गए सभी उपाधियों को लौटा दें। इसके साथ साथ जो सिविल सर्विस था, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स के साथ साथ जो भी फॉरेन गुड्स थे उन सब का बायकॉट करने का आह्वान किया कि इसका उपयोग आप लोग ना करें और अंग्रेजों को किसी भी तरह से सहयोग ना दें। इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा दबाया गया। तो महात्मा गांधी गर्मियों में 1920 के गर्मियों में अपने इस मूवमेंट के लिए पूरे भारत के लोगों से समर्थन मांगने के लिए निकल पड़े। हालांकि कुछ लोग बायकॉट का विरोध भी कर रहे थे। खास करके जो काउंसिल इलेक्शंस था 1920 में होने वाला था, गांधी जी ने कहा था उसका बहिष्कार करने के लिए। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम काउंसिल में जा कर के अंग्रेज को ज़्यादा अच्छे ढंग से विरोध कर सकते हैं। लेकिन अंततः कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, अंततः गांधी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद ये आंदोलन हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, हु पार्टिसिपेटेड, इनमें कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। भारत में जो अलग अलग समूह के लोग थे, किसान, मजदूर, शहर के लोग, वे लोगों ने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को किस तरह से लिया। यहाँ देख सकते हैं एक चरखे का तस्वीर दिया हुआ है। ये सिंबलाइज है कि आप स्वदेशी का आप खुद ही कपड़े बनाएं और उसी का प्रयोग करें, अंग्रेजों के चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। कांग्रेस के अंदर में बहुत सारे ग्रुप्स थे। कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लोग शामिल थे और सबके अपने अपने हित अलग अलग थे। लेकिन सबको लगता था कि अंग्रेज ही उन सभी लोगों के अलग अलग ग्रुप्स के जो भी परेशानी है उसके कारण है। तो सब अपने अपने हित को साधने के लिए इस मूवमेंट में शामिल हुए थे। शहर में लोगों ने इस शहर में इसका ज़्यादा प्रभाव दिख रहा था। बहुत सारे पार्टियां जैसे थी, जैसे प्रोविंशियल जो प्रोविंस थी मद्रास में जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। कुछ ऐसे भी पार्टियां थी जिन्होंने इस बायकॉट का समर्थन नहीं किया था। खैर, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जो आर्थिक रूप से आर्थिक प्रभाव होना था वह ज़्यादा ही नाटकीय था। लोगों ने अंग्रेज़ों के कपड़ों का बहिष्कार किया था। उनके जो शराब के दुकानें थे उसे बंद करवा दी गई थी। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी वस्त्र थे उसको चौराहे पर जमा करके जलाया जाने लगा था। 1921 और 22 ईस्वी में तक ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा था। द वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 to 57 करोड़। अंग्रेज़ों का जो रेवेन्यू हासिल होता था 102 करोड़, वह गिर करके 57 करोड़ पर आ गया था। इस तरह से अंग्रेज इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। यह बायकॉट आंदोलन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। लेकिन खादी मूवमेंट्स कहीं कहीं पे इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि खादी कपड़े काफ़ी महंगे होते थे और गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। खैर, इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स थे वह लंबे समय तक स्कूल का बहिष्कार नहीं कर पा रहे थे, वो स्कूल ज्वाइन करने लगे थे और जो लॉयर्स थे वो फिर गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन करने लगे थे। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जो मजदूर रिबेलियंस थे, जो ट्राइबल रिबेलियंस थे, विद्रोही थे, उन सब लोगों को लगा कि इसमें शामिल होना चाहिए। विच वर डेवलपिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में ये हो रहे थे आंदोलन। रिबेल अंग्रेज के खिलाफ हो रहा था। अवध में बाबा रामचंद्र नाम के एक सन्यासी थे।
जो पहले फिजी में एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसमें कि जो बेगार था, बेगार एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि बिना पैसे दिए हुए लैंडलॉर्ड्स काम करवाते थे, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो सब के सब विरोध में थे। 1920 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अवध के गांव में जा कर के उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पंडित नेहरू ने अवध किसान सभा नामक संस्था शुरू की थी। इस तरह से कुछ ही समय में इस अवध किसान सभा के 300 ब्रांच खुल गए थे, और अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस लीडरशिप जो थे, द पीजेंट्स मूवमेंट्स however developed in the forms that Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1920, the house of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and grains hard were taken over. तो कुछ लोग जो कुछ बड़े किसान थे, वे सब भी तालुकदार थे, वो अनहैप्पी थे क्योंकि उनके दुकानों को लूटा जा रहा था, और इसलिए वे सारे परेशान थे। गांधी जी ने ये घोषणा कर रखी थी कि किसान जो हैं वो किसी भी तरह के टैक्स नहीं दें, और जो ज़मीनें हैं उसको किसानों के बीच में फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पायरेशन। अब जहाँ कहीं भी कुछ भी होता था तो उसे महात्मा गांधी का नाम घुसेड़ दिया जाता था कि गांधी जी ने कहा कि ज़मीन ले लो तो हम ज़मीन ले लेंगे, टैक्स देने के लिए नहीं कहा तो हम टैक्स क्यों दें। इस तरह से गांधी जी के इस आंदोलन के कुछ लोग अलग अलग मायने निकाल रहे थे, जिससे गांधी जी का आंदोलन बदनाम हो रहा था। ऑन जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंस फायर्ड एट पीजेंट्स नियर रायबरेली। रायबरेली में 6 जनवरी 1921 ईस्वी को किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई गई। नेहरू वांटेड टू गो द प्लेस ऑफ फायरिंग बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस। नेहरू जी चाहते थे मजदूरों से मिलने के लिए, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एजिटेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस्ड द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम, दिस इज हाउ लेटर डिस्क्राइब्ड एज मीटिंग। तो गांधी जी, जब नेहरू जी को रोक दिया गया पुलिस के द्वारा, तो जहाँ पर नेहरू जी खड़े थे वहीं पर उन्होंने वहाँ के लोगों को संबोधित करने लगे, और इसे बाद में मीटिंग्स डिक्लेयर किया गया, कहा गया। उन्होंने कहा दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन क्लेम एंड अनफॉल्ड इन द फेस ऑफ डेंजर। आई डू नॉट नो हाउ दे फेल्ट बट आई नो व्हाट माई फीलिंग्स वर। फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वाज अप, नन वायलेंस वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, but for a moment only, the thought of the great leader who by God's goodness has been sent to lead us to victory came to me, and I saw the Kisan seated in the standing near me, less excited, more peaceful than I was, and the moment of the weakness passed. वो कहते हैं कि जब मैं ये देखता हूँ तो मेरा भी खून खौलता है, और लेकिन कुछ समय के बाद जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक ऐसा लीडर को भगवान ने भेजा है हमें जीत के लिए, जिसको देखने के बाद हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। हमारे जो किसान हमारे आसपास हैं सब हमारे साथ होते हैं तो हमारी वो कमजोरी दूर हो जाती है। I spoke to them in all humility on non-violence. I needed to listen more than they, and they needed me to peaceful dispersed. कहते हैं कि मैं उनसे जब कहता हूँ उनके अंग्रेजों के ये जो ह्यूमिलिएशन है और नॉन वायलेंस के बारे में, तो हमें एक शिक्षा मिलती है। वो कहते हैं कि उन्हें हमारी आवश्यकता है और हमें उनकी आवश्यकता है। ये नेहरू जी के जो कुछ वर्ड हैं उस समय के उन्होंने कहा था। इस तरह से महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन जब चलाया 1920 ईस्वी में,
ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दक्षिण भारत में एक एल्लूरी सीता रामा राजू थे। एल्लूरी सीतारामन राजू एक नेता थे दक्षिण भारत के। वो इस बात को क्लेम किए थे कि उनके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं और उन्हें बुलेट से भी नहीं मारा जा सकता। कैप्टिव बाय राजू, द rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of the Mahatma Gandhi, said he was inspired by non-cooperation movement. एल्लूरी सीतारमन राजू थे, वह अपने लोगों से अपने चमत्कार के बारे में कहते थे और कहते थे कि उन्हें बुलेट से भी नहीं मारा जा सकता। और जो लोग थे वहाँ के, वह एल्लूरी सीतारामैया राजू को भगवान का अवतार मानते थे। और जो राजू थे वो महात्मा गांधी के महानता का बखान हमेशा करते थे और वो उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने खादी का प्रयोग करने के लिए लोगों से कहा और शराब को छोड़ने के लिए कहा, जो गांधी जी अक्सर कहा करते थे। लेकिन एक बातें जो थी उसमें गांधी से वो सहमत नहीं थे। वो नॉन वायलेंस के बिल्कुल ही समर्थन में नहीं थे। उन्हें लगता था कि फोर्स के ताकत के बदौलत ही अंग्रेजों से बदला लिया जा सकता है। द गुडेन रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सक्यूटेड इन 1924, ओवर टाइम बिकम अ फोल्क हीरो। तो एल्लूरी सीतारामन राजू जो थे वो उनके जो लोग थे, पहले ही हम बता चुके हैं कि वह नॉन वायलेंस से सहमत नहीं थे। तो उनके लोगों ने कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर आक्रमण किया और गुरिल्ला वारफेयर के द्वारा उनसे लड़े। बाद में राजू पकड़े गए। 1924 ईस्वी में उन्हें एक्सक्यूट कर दिया गया। आज भी उनके नाम पर बहुत सारे फॉल्क स्टोरीज हैं। स्वराज इन द प्लांटेशन, जो चाय और कहवे की खेती होती थी वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो प्लांटर्स थे उनके द्वारा काफ़ी अत्याचार किया जाता था। उनको उस कैंपस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और बहुत कम सैलरी दिया जाता था, बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। तो जो प्लांटेशन में जो फॉर्म में काम करने वाले मजदूर थे उन्हें भी लगता था कि अगर ये आंदोलन सफल हुआ, महात्मा गांधी का स्वराज आंदोलन सफल हुआ, तो उन्हें स्वराज मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग उस प्लांटेशन से भाग गए। लगता था कि वो गांव पहुंच जाएंगे, हालांकि बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और रेलवे स्टीमर के द्वारा पकड़े गए, पुलिस के द्वारा, और उन्हें काफ़ी पीटा भी गया। द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। जो कांग्रेस ने अपने प्रोग्राम को लॉन्च किया था उसमें इसके उद्देश्य को, इसके विजन को क्लियर नहीं किया था। इसलिए सबको लगता था कि जो असहयोग आंदोलन है वह उनका आंदोलन है, वो उससे किसानों को टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी, मजदूरों को काम के घंटे निर्धारित हो जाएंगे, जो जमींदार हैं उनके ऊपर अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए जो दबाव है वो कम हो जाएगा। हर कोई इसको डिस्क्राइब अपने अपने ढंग से कर रहा था। कांग्रेस बस इसे एक स्वतंत्र भारत के आंदोलन के रूप में ले रही थी। एक चौरा चौरी का तस्वीर आपके यहाँ दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा चौरी। चौरा चौरी ये गोरखपुर में पड़ता है, जहाँ किसानों के द्वारा एक पीसफुल आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के ऊपर अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी थी और जिसके कारण जो जुलूस में शामिल लोग थे उन्होंने वहाँ के सभी पुलिस ऑफिसरों को थाने में बंद करके जला दिया था। तो इसी का ये चित्र यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। फरवरी 1922 ईस्वी में ये जो इंसिडेंट हुआ था, चौरा चौरी इंसिडेंट, इसके बारे में जब गांधी जी को पता चल रहा तो उन्हें लगा कि उनका आंदोलन अब हिंसक हो गया है, इसलिए इस आंदोलन को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। और ये चौरा चौरी आंदोलन के बाद गांधी जी ने
अपने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। हालांकि गांधी जी के इस निर्णय का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। अपने विरोध को देखते हुए गांधी जी कांग्रेस से अलग भी हो गए और 1922 से लेकर के 1929 ईस्वी तक वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग रहे। इसके बाद की जो कहानी है टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस, उसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें ज़रूर अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। इससे हमें और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।